नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। जैसे कि मैं आपको हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले क्षेत्र ले जाता हूँ, हर राजनीति में हर पहलू अलग अलग है। जहाँ मैं बात करूँ बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, सभी पार्टियाँ अपने अपने रूप में हैं। तो हम बात करेंगे आज कांग्रेस पार्टी से, उस कांग्रेस पार्टी से जो पब्लिक का ही कहना है कि पहले बहुत कुछ दिया और अचानक से लुप्त हो गई। तो हम बात करेंगे उस समाज सेवी की जो काफी वर्षों से मादीपुर गांव में, क्षेत्र में जुड़े हुए समाज सेवी है, सुप्रसिद्ध समाज सेवी विनोद सोनकर जी, जो आज मार्केट के प्रधान भी हैं। पूरी पैनी नजर बनाए रखते हैं मार्केट में। तो ये बातचीत करते हैं विनोद सोनकर जी से। सोनकर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज में। और हमारे दर्शक इस टाइम आपको देख रहे हैं, तो एक बार जो है परिचय दीजिएगा। मैं विनोद कुमार सोनकर जी, मादीपुर कॉलोनी में रहता हूँ जी, परिवार के सहित। जी, और समाज से जुड़े हुए हर समाज से, जी, कोई जाति धर्म नहीं। मेरे लिए सभी जाति सभी धर्मों का सम्मान है। हम उनकी इज्जत करते हैं, सबके साथ मिलकर चलते हैं, सबके साथ कार्य करते हैं। जी। प्रधान जी, मैं बात करना चाहूँगा, काम, घर, धंधा सब कुछ ठीक, लोगों ने आपको प्रधान भी बनाया मार्केट के अंदर और कांग्रेस पार्टी से काफ़ी पुराना जुड़ाव है आपका। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी में आप जुड़े हुए थे, आपने काफ़ी समाज सेवी सेवा किया, अचानक से कांग्रेस पार्टी लुप्त हुई, कारण क्या रहा? मतलब कांग्रेस पार्टी लुप्त नहीं हुई है जी, थोड़े से कमज़ोर जरूर हुई है। वो भी हमारे आपसी संगठन को कह लो, कार्यकर्ताओं को ले लो, या कोई लीडरशिप की कमी की वजह से कह लो, कमज़ोर हुई, लुप्त नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी इतनी जल्दी कोई लुप्त नहीं होती, जी, जी, ना ख़त्म होती है। वो ठीक है कि बीजेपी वाले हुए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये प्रचार करते हैं कि उन्होंने 20,000 आईटी सेल के कार्यकर्ता अपने बिठा रखे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हमारे गांधी परिवार के खिलाफ बोल रहा है। तो ये उनकी सोच है। आम जनता में तो ऐसा कुछ नहीं है। आम जनता में आज भी जो कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी है, और अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है, उसको हरा सकती है, तो वो है कांग्रेस पार्टी। क्या पद रहा सोनकर साहब आपका कांग्रेस पार्टी में? मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर 1993 में आया। जी, सज्जन कुमार जी और मालाराम गंगवाल जी मुझे कांग्रेस पार्टी में लेकर आए। उससे पहले मैं कम्युनिस्ट पार्टी में था 1985 से लेकर 1990 तक, और 93 के अंदर मुझे कांग्रेस में लाए। और विधायक का चुनाव यहाँ से श्री मालाराम गंगवाल जी लड़ रहे थे। वो ठीक है कि उस वक्त वो हार गए, और हमने बहुत मेहनत की और बहुत काम किया, और उसी काम के बल पे हम चलते रहे। 1998 के अंदर जो है मालाराम गंगवाल जी चुनाव जीत के विधायक आए, और लगातार 15 साल तक वो विधायक रहे। और सज्जन कुमार जी हमारे आदरणीय सम्मानीय थे। 1991 में वो भी जो है एमपी बन के आए। हमने बहुत काम किया है, और सज्जन कुमार जी की ही देन है इस मादीपुर कॉलोनी के अंदर, क्योंकि वो प्रसाद नगर से हमारे साथ आए। मैं खुद प्रसाद नगर के अंदर पैदा हुआ, और 2 साल का था जब ये कॉलोनी उठ के आई 1968 के अंदर। तो सज्जन कुमार जी भी साथ आए। सज्जन कुमार जी ने भी बहुत काम किया है, लोगों को जोड़ा, और अपने लोगों के साथ मादीपुर भी आए। और आज उनका ही ये जो मादीपुर कॉलोनी है एमपी नाम से, सज्जन कुमार जी के नाम से ही जानी जाती है। कैसी प्रेरणा आई थी सोनकर साहब की किशोर अवस्था के अंदर कि मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ूं? सर, मुझे कुछ बड़ा बनने की इच्छा थी कि यार कुछ बड़ा बना जाए। अब मेरे पास पैसे तो थे नहीं कि मैं पूंजीपति बन जाता, या मैं पूंजीपति पिताजी का वो बन जाता।
तो समाज सेवा से जुड़ी जो मेरे पिताजी भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, सज्जन कुमार जी से जुड़े हुए थे प्रसाद नगर से। जी जी तो सज्जन कुमार जी के यहाँ पहचान थी उनकी, मेरे पिताजी को जानते थे। उसी नाते हम भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे पारिवारिक तौर के ऊपर, और उसके तहत आपने समाज सेवा भी बहुत की है सर। आज आप प्रधान बने ये मार्केट के माधेपुर मार्केट में। इस मार्केट का नाम क्या कहलाएगा जहाँ प्रधान बने? लाल बहादुर शास्त्री मार्केट का नाम है। जी जी जी। तो इस नाम से इसको जाना जाता है, रजिस्टर्ड भी इसी नाम से है ये। मार्केट में प्रधान होने के नाते मैंने मार्केट में मुआयना किया, यहाँ पे बताते हैं कि सोनकर साहब जो है बराबर ध्यान देते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कौन कौन सी मुसीबत में आप लोगों को मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं? यहाँ पर जो भी जनता की समस्या होती है, रेडी पटरी वाले हैं बेचारे, गरीब आदमी है, अगर कोई प्रशासन का आदमी ने तंग करता है, कोई पुलिस का तंग करता है, तो हम उनकी मदद के लिए जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से कि भाई ये गरीब आदमी, इनको तंग ना किया जाए, ये अपना खाने कमाने दिया जाए। अगर कहीं कोई असुविधा है लोगों को, तो हम कह देते हैं कि थोड़ा सा भाई साइड में हो जाओ, कमाने खाने का अधिकार तो सबको ही है। जी जी जी। सोनकर साहब, विपक्ष कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक शायद कुछ नहीं किया और अब लगातार जो है इस देश में, वर्ल्ड में रहने वाले लोगों का फायदा हो रहा है और पार्टियों से, और भविष्य में कांग्रेस आएगी तो क्या तोहफा लेकर आएगी? मैं पहला सवाल का जवाब दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कुछ नहीं करा। आप ये बताइए कि और किसने किया है? इस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, देश आज़ाद हुआ, या सुई नहीं बनती थी। कांग्रेस पार्टी थे जब हमारे पहले जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने हैं, गांधी जी के माध्यम से देश आज़ाद हुआ। बहुत लाखों आदमी जो है इसके अंदर शामिल थे देश को आज़ाद कराने के अंदर, तो वो कोई बेवकूफ़ तो थे नहीं हैं। सुई नहीं बनती थी। यहाँ पर हवाई जहाज बनते हैं तो कांग्रेस पार्टी की ही देन तो है। परमाणु बम जो सबसे पहले बनाया वो इंदिरा गांधी जी ने ही बनाया, तो ये कांग्रेस पार्टी की देन है। जिस रेलवे स्टेशन के ऊपर मोदी जी कहते हैं मैं चाय बेचता था, वो रेलवे स्टेशन भी जो है कांग्रेस पार्टी यानी कि गांधी जो हमारे सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने ही तो देन थी, उन्होंने ही तो बनवाया था जिसमें वो चाय बेचते थे। या मोदी जी जिस स्कूल के अंदर वो पढ़ते थे वो स्कूल भी तो कांग्रेस सरकार ने ही बनवाए थे। हमारे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही हैं, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहे, तो और किसने बनवाया? ये क्या 6-7 साल के अंदर स्कूल बना दिए इन्होंने? सब कुछ कर दिया। सोनकर साहब, मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे देश में जो है हारी बीमारी भी बहुत चल रही है और पिछला साल जो है काफ़ी दुख भरा और दुखमय गया। तो लोग जो है कोरोना काल से काफ़ी परेशान चले आ रहे हैं, सबका रोजी धंधा, काम और तबीयत, बीमारी सभी चीज़ लगी हुई है। तो अब अगला साल कैसा जाने वाला है? फिलहाल लोग बता रहे हैं कि फिर लॉकडाउन की संभावना है। तो सर मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन ये जानबूझ के लगाते हैं, खुद हजारों लाखों की संख्या में रैली करते हैं, मोदी जी करते हैं, केजरीवाल जी करते हैं, तो जब वो बीमारी नहीं है तब वो बीमारी कहाँ चली जाती है? पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हुए तब भी बीमारी थी कोरोना की, वहाँ चुनाव क्यों करवाए गए? इसलिए कि वहाँ ये सोच रहे थे कि हम चुनाव जीतेंगे। वहाँ पूरी मशीनरी, पूरी सरकार, पूरी इंटेलिजेंस जो है, पूरा मंत्रिमंडल और तमाम हिंदुस्तान के कार्यकर्ता इन्होंने पश्चिम बंगाल में उतार दिए हैं। वहाँ कोरोना नहीं था क्या है? तो ये सब मेरा अपना मानना है कि सब इस सरकार की चाल है कि जहाँ इनको अपनी सुविधा लगती है, ठीक लगता है, वहाँ पर तो ये कहते हैं कि कोरोना नहीं है, और जहाँ इनको असुविधा महसूस होती है वहाँ कहते हैं कोरोना है। पब्लिक का कहना है कि अगर वैक्सीन लगवा लिया है सबने तो ये बीमारी किसी को दोबारा नहीं पकड़नी चाहिए, फिर इतना अलर्ट क्यों? सर अभी तो सरकार से ही पूछा जाए ना कि जब आपने वैक्सीन बहुत जोर शोर से प्रचार करके लगवाई, मैंने भी 2 वैक्सीन लगवाई है, पर मुझे भी थोड़ी बहुत एलर्जी टाइप की हुई है, प्रॉब्लम हुई, तो जब 2 वैक्सीन लग रही है तब तो बीमारी पास नज़दीक आनी नहीं चाहिए भाई। डॉक्टर अगर किसी चीज़ की बीमारी की दवाई देता तो आदमी ठीक हो जाता है ना, तो फिर ये बीमारी क्यों आ रही है?
इस बीमारी को सरकार क्यों नहीं रोकती? इसको रोकते ही नहीं है। अगर मान लो बाहर विदेश से कहते हैं कि विदेश से बीमारी आ रही है, तो विदेश से जो भी हवाई जहाज में यात्रा करके कोई भी यात्री आता है तो उसको आप क्वारंटाइन वहीं कर दीजिए, हवाई अड्डे पे कर दीजिए, आप किसी वहीं होटल पे कर दीजिए, उसे उसके घर तक जाने मत दीजिए। उसे क्यों जाने दीजिए? आप बीमारी तो खुद ही फैलाते हैं। आपने गाइडलाइन जारी करी कि ई रिक्शा में या टैक्सी में 2 सवारी बैठेगी, तो आप बस के अंदर क्यों सवारी बिठा रहे इतनी? तब कोरोना नहीं हो रहा है। फिर आप सरकारी दफ्तर आपने बंद कर दिए, उनकी तो तनख्वाह चालू है, उनका मीटर चालू है, उनको तो तनख्वाह मिलेगी, ऑफिस जाए या ना जाए, उनको तो सरकार बीमारी से बचा रही है और घर बैठे उनको पैसे भी दे रही है। आप और हम जो मजदूर आदमी है, रेडी वाला है, पटरी वाला है, दुकान वाला है, वो कहाँ जाए? अभी आपने देखा होगा पुलिस ने आके बंद करा दिया, मार्केट के अंदर बंद करा दिया। ये गरीब आदमी कहाँ जाए? कोई समय सीमा तो तय करे सरकार कि भाई इस टाइम से इस टाइम आप अपना काम धंधा कर लीजिए, इसको बंद कर दीजिए। है सरकार मनमर्जी करती है अपनी, पुलिस भी अपनी मनमर्जी करती है। पुलिस कहती है हम क्या करें, हमारे पे ऊपर से दबाव है। तो ऊपर से दबाव किसका? दबाव तो मोदी जी सरकार का ही है या फिर केजरीवाल सरकार का। दिल्ली में तो यही है, नीचे केजरीवाल जी है, ऊपर मोदी जी है। तो किसका दबाव है? इन्हीं का दबाव है। आम जनता क्या करे? पिस रही है, गरीब है और गरीब होते जा रहे हैं। यहाँ तो ये हो रहा है सर कि जो गरीब है और गरीब होता जा रहा है। अगर आपने देखा होगा कितनी तेजी से रेट बढ़ रहे हैं, कितनी तेजी से सरसों का तेल आप उठा लीजिए, आप चीनी का रेट उठा लीजिए, आटे का रेट उठा लीजिए, आप है किसी दाल का, किसी भी चीज़ का आप उठा लीजिए, इतनी महंगी है। तो ये फायदा सीधा पूंजीपति को तो पहुंच रहा है, गरीब आदमी तो मर रहा है, मजदूर आदमी मर रहा है, क्योंकि कमाने जाएगा नहीं, अपना मकान ही बेचेगा वो, या फिर अपनी चीज़ गिरवी में रखेगा, उधार पैसा लेगा, ब्याज पे पैसे लेगा, उसको चुकाने के लिए अपना मकान बेचेगा, दुकान बेचेगा। मैं यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, ना ही किसी की आलोचना करूंगा। मैं यहाँ बात करूंगा उन गरीब व्यक्तियों की जो हमारे देश में हैं, जो रेडी पटरी ठेला रिक्शा लगाते हैं, उनके लिए मूल रूप से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो साल जा रहा है और कोरोना बीमारी से जा रहा है, उनके लिए क्या संदेश है? अगर कांग्रेस सरकार ने तो पहले ही गरीब आदमियों के लिए किया है। ये तो आपने सुना होगा, खुद जो बीजेपी के वर्कर हैं या दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार, मैं पूंजीपतियों की तो बात नहीं करना चाहता, जो छोटे दुकानदार हैं जिनसे हम रोज मुलाकात होती है, मिलते हैं, वो कहते हैं कि भाई इससे अच्छा तो कांग्रेस गवर्नमेंट थी कि कम से कम सबका रोजगार तो चलता था, खाने को तो मिलता था। हमने तो ऐसी सरकार चुन ली है। खुद अपनी पार्टी के लोगों को कहते हैं, आलोचना करते हैं कि हमने ऐसी सरकार चुन ली कि जो मार रही है गरीब आदमी को। हम मध्यम मीडियम क्लास के लोग हैं, हम कहाँ जाए? ना तो मीडियम क्लास के लोगों की तो वो हाल हो गया है कि क्या नाम है, ना तो मर्द है ना औरत है। मैं इससे ज़्यादा और आप समझते क्या कहूँगा? जो पैसा तो उनके पास है ही नहीं। अगर पैसा होता तो अपना घर बार छोड़ के बेचारे राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, कहीं से क्यों दिल्ली आएंगे? क्यों आएंगे? कमाने खाने तो उन पर पैसा नहीं है, इसीलिए तो यहाँ दिल्ली में कमाने खाने आते हैं वो बेचारे। अब सरकार उन पे उनका शोषण करेगी, उनको धमकाएगी, उनका चालान करेगी, है उनको भगाएगी, तो क्या करेंगे? मजबूर होके सरकार के खिलाफ क्या कर सकते हैं? विरोध प्रदर्शन करेंगे तो मुकदमा दर्ज हो जाता है, पुलिस उनको बंद कर देती है, मुकदमा लगा देती है। क्या करें बेचारे? मजबूर होके अपना रो के अपना मन को मार के अपने घर चले जाएंगे, या बेचारे सड़क पे बैठ के इंतजार करेंगे कोई उनको खाना दे जाए, कोई उनको पानी दे जाए। आपने देखा होगा पिछले साल कोरोना के अंदर तमाम लोगों ने उनकी मदद करी। ऐसे जो व्यक्ति थे जो जिनका कोई घर बार नहीं था, कुछ नहीं था, मदद की। कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो बड़ी मदद की है। आपने प्रियंका गांधी को देखा होगा, राहुल गांधी जी को देखा होगा, बड़ी मदद करी उन्होंने। सरकार कहाँ थी? सरकार ने तो मरने के लिए छोड़ दिया। 500, 600, 800, 1000 किलोमीटर तक लोग पैदल चल के जा रहे थे, क्योंकि उनके पास ना तो पैसा था, ना साधन था, कुछ था ही नहीं कुछ, तो इसलिए वो पैदल चल के जा रहे थे। कितने व्यक्ति मर गए, आपने देखा होगा उनका हाल। तो ये सरकार जो है, ये सरकार ठीक नहीं है, किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। तो ये सरकार और गरीबों के लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। हो सकता है कि अंबानी अडानी जी के लिए ठीक हो, बाकी गरीब आदमी, मीडियम क्लास के लिए जो है, SC ST के लिए, OBC के लिए,
ये जो या क्या नाम है अपर का उसमें भी जो गरीब तबके उनके लिए तो ठीक नहीं है सर। कुछ लोगों के लिए ठीक हो सकती है। 100 में से मैं समझता हूँ 80% 90% लोगों के लिए ठीक नहीं है सर। बीमारी तो सर है सोनकर साहब, और ये पब्लिक का ही कहना है, डॉक्टरों का भी कहना है बीमारी तो है, लेकिन फिर भी कि क्या कुछ रूल लागू करने चाहिए सरकार को कि जिससे पब्लिक का गुजर भी हो सके। बिल्कुल, अगर सरकार को लग रहा है कि बीमारी है, आम जनता तो कहती है कि कोई बीमारी नहीं है, सरकार ही झूठ बोल रही है। और जब पिछली बार बीमारी आई थी तो आपने देखा था क्या हाल था, लोग मर रहे थे, सरकार कहाँ थी उस वक्त? 200 एक शमशान घाट पे 200 बॉडियाँ एक ही शमशान घाट पे चल रही थी हैं, तो उस वक्त सरकार कहाँ थी? ना कोई हॉस्पिटल काम आ रहे थे, हॉस्पिटलों के अंदर कोई भर्ती नहीं हो रही थी क्योंकि डॉक्टर ही खुद ही कोरोना पीड़ित हो जा रहे थे। तो कहाँ था उस वक्त सरकार का थी। दूसरी बात कि सरकार को कोई ना कोई ऐसी गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि इस समय से इस समय तक आप ये अपना काम कर सकते हैं। अब इसके अंदर अभी आपने देखा फिर पुलिस आ गई, रेडी वालों को भी भगा दिया, और जो दुकानदार परचून दुकान वाले उनको भगा दिया, और सबको भगा दिया। दिन के 2 बज रहे हैं और 2 बजे जो है, और आज बार क्या है? शुक्रवार दिन के 2 बजे यहाँ पे पुलिस आई है मार्केट में, और लगातार जो है हाथ वाथ चलाते हुए, जैसा भी ये दुकान बंद कराया गया, यहाँ पे रेडी वेडी बंद करवा दी गई, जबकि लॉकडाउन का जो सुबह माना गया है वो शनिवार का माना गया है, शनिवार संडे का। इसके अलावा क्या कहेंगे सरकार से? मैं तो यही कहूँगा सरकार से, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि गरीब आदमी के लिए, वो तो रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, गरीब आदमी, उसको लिए तो शनिवार इतवार भी बंद नहीं होना चाहिए। उनको आप समय दीजिए कि आप 6 घंटे 4 घंटे 8 घंटे आप अपना कार्य करिए और अपने घर जाइए हैं। भले उनको आप फासले पे खड़ा कर दीजिए, जैसे पिछली बार पुलिस ने हम पुलिस की भी मैं बड़ी सराहना करना चाहूँगा, पुलिस डिपार्टमेंट की, हमारे मादीपुर चौकी के अंदर पंजाईबाग थाने की भी बड़ी सराहना करना चाहूँगा कि पिछले लॉकडाउन के अंदर उन्होंने बड़ी मेहनत करी, पुलिस ने लोगों को कंट्रोल किया और लोगों को काम धंधा भी करने दिया। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करने दिया, काम धंधा भी किया, करने दिया। उन्होंने छूट दी कि भाई तुम कर लो यार, हमें भी पता है कि तुम गरीब आदमी हो, कहाँ जाओगे। तो मेरी तो पुलिस डिपार्टमेंट से भी प्रार्थना है कि भाई इनको समय दे, इनको काम करने के लिए, चाहे वो मतलब सब्जी वाला हो, चाहे वो मीट वाला हो, चाहे वो परचून की दुकान वाला हो, चाहे पान की दुकान वाला हो, चाहे जूस वाला हो, इन्हें आप 4, 6, 8 घंटे की मोहलत दीजिए इनको काम करने की, ताकि ये भी गुजर बसर कर सके, अपने पेट पर बच्चों का पाल सके। चलिए, बहुत दर्शकों हमारे साथ जुड़े रहिए, हम सोनकर साहब से फिर मिलाते रहेंगे। अभी आपको हम मार्केट के दर्शन कराएंगे जहाँ पे हमारे सोनकर साहब प्रधान है, और इस मार्केट में क्या क्या कार्य इन्होंने कराया है और क्या क्या अधूरे कार्य रह गए जो आगे करवाना चाहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली। सभी देशवासियों को विनोद सोनकर की तरफ से मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। सब फले फूले, सब राजी खुशी रहें, अपने घर परिवार में, अपने बच्चों के बीच में रहें। मैं इसी कामनाओं के साथ मैं फिर एक बार उनको शुभकामनाएं देता हूँ।